सर, बेंजामिन नेतन्याहू का साफ तौर पर कहना है कि जब वो इजराइल के लिए भारत से भारी समर्थन हासिल करते हैं, एक अच्छा सपोर्ट उन्हें कहीं ना कहीं मिलता है, और इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई है। तो इस बातचीत को कैसे देखा जाए और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसे कैसे देखा जाए? देखिए, ये मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं, दो बार बात हुई है। जी। एक हमने पिछले हफ्ते बात की थी और ये कल बात हुई। तो दो बार नेतन्याहू साहब की बात हुई है, और एक कल हुई है उनकी और एक पिछले हफ्ते हुई है। पिछले हफ्ते वाली बात पे मोदी जी ने ट्वीट करके बोल दिया था, एफटीए वगैरह ये सब हमने MH1 पे बात भी की थी इसको लेके। पर जो आज बात हुई है वो उस पे लेके मोदी जी ने तो फिलहाल कोई प्रतिक्रिया दी नहीं, पर नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि इसराइल को बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला भारत से। इसराइल भारत से बड़ी अपेक्षाएं करता और जी। भारत के सपोर्ट के कारण इसराइल खड़ा है। और भारत का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भाई 150 करोड़ लोगों का मुल्क है, 1.4 बिलियन का मुल्क है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ चीजें हमारे से इसराइल के साथ एफटीए, हमारा सेकंड राउंड नेगोशिएशन हो चुका है, तो मुझे लगता है वो इसराइल का एफटीए बहुत जल्दी हम साइन करेंगे। मैंने बहुत पहले कहा था, जब मोदी जी इसराइल गए थे इस युद्ध से पहले, मैंने कहा देखिए, अमेरिका इसराइल को एक मिलिट्री कवर दे रहा है और भारत इसराइल को एक इकोनॉमिक कवर देगा, क्योंकि जब युद्ध होता तो आपको दो चीजों में आपकी मार पड़ती, इकोनॉमी में और आपकी बात पड़ती मिलिट्री में। तो मिलिट्री तो आपका अमेरिका हथियार वथियार दे रहा है, और अगर भारत से भी उन्होंने कुछ मांगा होगा, मुझे जरूर यकीन है भारत देगा, देना चाहिए, देना पड़ेगा, क्योंकि इसराइलियों ने हमेशा हमारी मदद की है। तो एक तो वो होगा। खैर, ये तो मिलिट्री वाली बातें कभी ओपन फोरम में नहीं आती, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, ये इतना जरूर कहूंगा, अगर मांगा हो तो भारत जरूर देगा। अब रही इकोनॉमी की बात, एफटीए करना हो, इसराइल से व्यापार बढ़ाना हो, इसराइल के लोगों की मदद करनी हो, इसराइल में कुछ क्रिटिकलिटीज हैं जिसके लिए इसराइल हमेशा दूसरे आउटसाइड वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है। अब देखिए, यूके का अगर आप रवैया देखिए इसराइल की तरफ बदल गया है, यूरोप का देखिए बदल गया है, पर भारत का, रशिया का और बहुत से मुल्कों का रवैया बिल्कुल वही है, क्योंकि हम इसराइलियों को भाई मानते हैं और उनकी हमें पूरी मदद करनी है। इसराइल में एक और चीज़ है, अगर मैं इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर को कोट करूं, उन्होंने 2-3 दिन पहले एक इशारा किया था। उन्होंने कहा इसराइल की, वैसे बाय द वे अभी भी इकोनॉमी सबसे अच्छी है, मिडिल ईस्ट में सबसे मजबूत इकोनॉमी इसराइल की है, और दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमियों में भी इसराइल आता है। उन्होंने कहा भाई, अगर इसराइल में किसी चीज़ की कमी है, वो है हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं, क्योंकि आबादी कम है, उसमें भी आपके लाखों लोग मिलिट्री में डिप्लॉय हो जाते हैं, कभी यहाँ युद्ध कभी वहाँ युद्ध। इसराइल को हर तरफ से घेरने का प्रयास हो रहा है। तो दो एस्पेक्ट्स हैं यहाँ। पहले, इसराइल को करीब करीब 1 मिलियन लोग चाहिए, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग। तो भारत से भी बातें हुई थी, पहले कुछ लोग गए भी थे, मुझे उम्मीद है भारत से कुछ और लोग जाएंगे, क्योंकि इसराइल नंबर 1 भारतीयों को प्रेफर करता है कि भारत के लोग आए, बिल्कुल 100% सेफ, 100% भरोसा। और भारत के व्यक्ति की है ना जन्मभूमि और कर्म भूमि, भाई अगर जन्मभूमि है तो कर्म भूमि वो हो गई, तो हम तो जन्मभूमि कर्म भूमि का भेद जानते हैं। बिल्कुल। तो एक तो, दूसरी बात देखिए, अभी इसराइल में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है। देखिए, इजिप्ट को लेके कल हमने बात की थी कि भाई फिदान हकान कह रहा है इजिप्ट, तुर्किया और कतर थोड़ा बहुत इसराइल पे हम एक रेडिकल एक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ सीरिया एक्टिवेट हो गया है, ठीक है, यहाँ ईरान का लफड़ा चल ही रहा, और यहाँ जॉर्डन में एक प्रोजेक्ट जॉर्डन शुरू कर देंगे। प्रोजेक्ट जॉर्डन क्या है? प्रोजेक्ट जॉर्डन में देखिए, किंग अब्दुल्ला साहब बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और वो कभी भी इसराइल के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इनफैक्ट जॉर्डन और इसराइल आपस में इंटेलिजेंस शेयर करता है। बट ईरान को पता है, तुर्किया को पता है, जॉर्डन में कई सारे जिहादी संगठन है। अच्छा, जॉर्डन की अर्थव्यवस्था, जॉर्डन के पास तेल नहीं है, तो जॉर्डन की अर्थव्यवस्था नहीं कि तेल है, ये बिखरा खूब किंग अब्दुल्ला साहब आराम से बैठे हैं। तो जॉर्डन और इजिप्ट दोनों में एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा यूएस से जाता है उनकी इकोनॉमियों को चलाने के लिए। अब जॉर्डन में कुछ ऐसे जिहादी तत्व हैं जो किंग अब्दुल्ला को ओवरथ्रो करना चाहते हैं। अब किंग अब्दुल्ला को ओवरथ्रो करना आसान भी नहीं, जैसे मैंने कहा था, वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के 42nd डिसेंडेंट है, डायरेक्ट डिसेंडेंट माने जाते हैं किंग अब्दुल्ला साहब। इसलिए उनको ओवरथ्रो करना इतना आसान नहीं, मतलब बहुत वर्चस्व है उनका, चाहे उनकी इकोनॉमिक है, मिलिट्री ताकत होती है ना, वर्चस्व बहुत है उनका। अब इराक वाला मॉडल आप उठा के देखिए, इराक में क्या है? इराक में आपका करीब करीब 40 से 50% क्षेत्र, इंक्लूडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग क्षेत्र, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। उस वो जो नोमैन्स लैंड है जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं, वहां शिया मलेशिया है, वहां जहादी तत्व है, और वहां तुर्किया का या ईरान का पूरा लेना देना है, खासकर ईरान का कुर्द फोर्सेस का। अब ऐसा ही मॉडल अगर मान लीजिए आपने जॉर्डन में भी क्रिएट कर दिया, आप किंग अब्दुल्ला को ओवरथ्रो भी नहीं किया आपने, 30-40% क्षेत्र जॉर्डन का आपने साम दाम दंड भेद से अपने नीचे लिया और वहां जहादियों को सेट कर दिया, तो फिर समस्या देखिए, अब ये रहा आपका इसराइल। जॉर्डन प्रॉब्लम, एक साइड का बॉर्डर, सीरिया प्रॉब्लम, एक साइड का बॉर्डर, लेबनान प्रॉब्लम, एक साइड का बॉर्डर, इजिप्ट प्रॉब्लम, एक साइड का बॉर्डर, और
फिर आपने मोहम्मद अब्बास को ऑलरेडी शट कर दिया, वो कह रहा जी ये जो आपकी गाजा पट्टी है तो वेस्ट बैंक का क्षेत्र है। देखिए तैयब एर्दोगन से मिलते उसने सुर बदलने शुरू कर दिए। तो यानी कि आपने हर तरफ से एक्सेप्ट सी, समंदर की तरफ से तो नहीं, बाकी जो 5 नेबर इसराइल के, आपने हर तरफ से इसराइल के खिलाफ एक्शन इनिशिएट करवा दिया और ईरान का खतरा ओवर एंड अबव है। तो इसराइल के ऊपर लगभग लगभग 6 तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। ये अगर मैं समझ रहा हूँ, इसराइल की इंटेलिजेंस समझ रही है, नेतन्याहू भी समझ रहे हैं। और ऐसे में नेतन्याहू को हो सकता है कुछ रेडिकल स्टेप लेने पड़े। अब रेडिकल स्टेप लेने तो आपको वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर जो है, मोदी जी जैसे, पुतिन हो गए, मोदी जी हो गए, तो आप उनको अपने कॉन्फिडेंस में लोगे, उनसे बात करो, बोलोगे कि ये हो रहा है, ताकि वक्त आने पे भारत का सपोर्ट इसराइल और उसके एक्शंस को मिले। क्योंकि जो तैयब एर्दोगन चाहता है, ये इसराइल को क्रश करना चाहता है। पहले केवल आपका लफड़ा लेबनान से था और ईरान से था। इजिप्ट एक्टिवेट करा दिया उसने, बिल्कुल। सीरिया एक्टिवेट करा दिया उसने, जॉर्डन एक्टिवेट कराने की पूरी कोशिश करा, और वेस्ट बैंक उसने एक्टिवेट करा दिया। ये 4 समस्याएं पहले थी नहीं। और उसके बाद फिदान हकान का स्टेटमेंट, तुर्किया कतर को पीछे लगाई है। बस ये तो जो पहले 4 मैंने बताई, ये तो इमीडिएट नेबर है। फिर तुर्किया, कतर और ईरान, तो 4 3 7, 5 3 8, सॉरी 8 मुल्क लगभग लगभग आपको नेस्तो नाबूद करने के लिए पीछे बैठे हैं। और आप छोटा सा मुल्क हो, इतना सा। और ऑब्वियसली नेतन्याहू का अगर 2 हफ्ते में मोदी जी से बात हुई है, क्योंकि 2 हफ्तों में डेवलपमेंट्स भी इस लेवल पे हुई है, नहीं तो इतना जल्दी वो मोदी जी से बात नहीं करते। तो ट्रम्प से भी बात करें, मोदी जी से भी बात करें, तो इसराइल में जो परिस्थितियां हैं और इस क्षेत्र की परिस्थितियां, दीपाली जी, काफी बहुत अलार्मिंग रेट से बदल रही है। बिल्कुल। क्योंकि महीने भर पहले ये बात नहीं थी। इवन लास्ट हफ्ते तक ये कतर, तुर्किया, ये इजिप्ट, ये आपका सीरिया और वेस्ट बैंक वाला नाम गेम नहीं था। तो अगर पहले 3 कंट्रियों से खतरा था या 4, तो 4 या 5 और जुड़ गई है हफ्ते भर में। आज मैं 8 से 9 कंट्रियों की बात कर रहा हूं जो इसराइल को मिलकर क्रश करना चाहते हैं।